भारतीय जनता पार्टी रोज कीचड़ उछालती है, अरविंद केजरीवाल को गाली देती है, फिर बटेंगे तो कटेंगे। तुम ये तो बताओ, तुम्हारी भी केंद्र में सरकार है। दिल्ली में हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, बताएं किस राज्य में दे रहे हैं 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये सब खत्म कर देंगे अगर ये आ गए। ये बिजली खत्म कर देंगे, ये पानी खत्म कर देंगे, स्कूल बर्बाद कर देंगे। क्या दिल्ली में आज हर गली में नशा नहीं बिक रहा है? क्या दिल्ली में चाकू नहीं चल रही है? दिल्ली में गोलीबारी नहीं हो रही है? और अगर ये हो रही है, विफलता तुम्हारी है कि नहीं है? ये ईवीएम नहीं, ये चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। जब जब हमारे सामने चोरी करने की कोशिश करते हैं, रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आज हमारे इस खास शो दिल्ली के नेताजी में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो भले दिल्ली से ना हो, लेकिन अब दिल्ली वालों के नेताजी जरूर हो चुके हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सिटिंग बुराड़ी से एमएलए संजीव झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भले ही अभी चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट की हो इलेक्शन डेट्स की ना, खैर वो भी अगले हफ्ते तक हो ही जाएगी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो निकल कर आ रहे हैं। एक एक करके सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हैट्रिक आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इस बार क्या अलग लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं कि एक बार और आपके ऊपर भरोसा जताएं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जो हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुए हैं, जिस तरह की क्षेत्र की बदहाली थी, क्योंकि हमारी क्षेत्र का जो बनावट है उसमें ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। यूँ कहीं यहाँ लोग कहते हैं प्रवासी हैं, अलग अलग स्टेट से, चाहे वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, अलग अलग साउथ से भी लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। और ये एग्रीकल्चर लैंड पे बसा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो अनऑथराइज कॉलोनी कहते हैं। तो बड़ी ही बदहाली थी, ना सड़कें थी, ना नालियाँ थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना गैस लाइन था, कई जगह बिजली नहीं थी। तो लोग बहुत परेशान थे। इस 10 साल में 90% या 95% एरिया में आप कह लें कि ये सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। लोगों के पानी बिछ गए, लोगों के सड़कें बन गई, लोगों की गलियां बन गई, लोगों की नालियां बन गई। हॉस्पिटल्स नहीं थे यहाँ पे, आज हॉस्पिटल बन गया। हमने यहाँ पे सीवर लाइन हर जगह बिछा दिया, पानी की लाइन हमने हर जगह बिछा दिया। स्कूल्स हमने खूब बनाए, स्कूल कमरे खूब बने हैं। जब हम लोग आए थे तो मुझे याद है 70 से 80 कमरे हुआ करते थे, आज लगभग 700 कमरे स्कूल्स के बन के बन गए हैं। नया स्कूल्स और बन रहा है। तो मुझे लगता है ये सब जो काम हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि ये काम केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार के कारण ही हुआ है और अरविंद जी पर यहाँ के लोगों का भरोसा है। जितनी बेनिफिशियरी स्कीम है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का हो, चाहे अस्पताल का हो, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अगर कहीं पे लोग हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग उन तमाम काम को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल पे जो भरोसा है उसको देखते हुए, बुराड़ी की जनता एक बार फिर से अपनी ही हिस्ट्री को रिपीट करेगी और एक नया कीर्तिमान बनाएगी। तो काफ़ी मार्जिन से आप वोट जीतते आए हैं, तो ये तो खैर इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगला चुनाव कैसा रहने वाला है। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें बोली, आपने प्रवासियों की बात की, आपने बेनिफिशरीज़ की बात की। ये सारे मुद्दे इस वक्त इलेक्शन में गरमाए हुए हैं। सबसे पहला तो मुद्दा प्रवासियों को लेकर ही है। वोट काटने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से काउंटर ये हो रहा है कि आप घुसपैठियों का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल्ली में कहा जा रहा है कि घुसपैठिया घुसाए गए, उनको वोटर आईडी दी गई। कैसे ये सब मुमकिन हुआ? लगातार आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधी चुनाव तो जीत नहीं पाती, तो चुनाव मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। अपने जो पावर का मिसयूज कर करके हर स्टेट में ये पैंतरा अपनाते हैं और दिल्ली में इन्होंने किया। दिल्ली में इन्होंने बड़ी संख्या में वोट काटा जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। और जब इस बात को उठाया गया तो कहा गया रोहिंग्या के वोट काटे जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे अलग अलग नेताओं ने डेटा दिया हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कि ज़्यादातर वोट जो काटे जा रहे थे वो पूर्वांचल के लोगों के थे, अलग अलग झुग्गियों के वोट थे। जब इस बात को राज्यसभा में हमारे सांसद संजय भाई ने उठाया तो देश की, या ये कहते हैं अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, ये घुसपैठिया है, ये रोहिंग्या है। तो बताइए, क्या पूर्वांचल के रोहिंग्या हैं? क्या पूर्वांचल घुसपैठिया? बार बार कहा कि चाहे रोहिंग्या हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे पूर्वांचली हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो
पूर्वांचल के लोग घुसपैठिया नहीं हैं। पूर्वांचल के लोगों ने पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल से अपनी श्रम के बदौलत, खून पसीने की बदौलत ये शहर को खड़ा किया है। पर लोग कैसे इस चीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो पूर्वांचल है। तो लोग किस पे भरोसा करें और कैसे डिसाइड करें कि नहीं आपकी बात ठीक है? नहीं, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं आपको डेटा देता हूँ और उस डेटा पे जाके पूछिए जिनके वोट कट गए हैं वो कौन है, वो कहाँ के लोग। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो साबित करें कि जिनके वोट काटे हैं वो रोहिंग्या हैं। किसी का नाम राम है, किसी का नाम संतोष है, किसी का नाम दयानाथ है, कोई बिहार से चलकर आया है, कोई यूपी से चलकर आया है, कोई और से चलकर आया है, बताएं रोहिंग्या। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप वो सब पूर्वांचल के लोग हैं, आप कहते हैं रोहिंग्या हैं। और आप मीडिया लेके जाइए, कई मीडिया के लोग गए हैं, मीडिया ने उस पर तफ्तीश करी है और सब ने पाया है कि वोट गलत काटे गए हैं। तो अगर आपको वोट नहीं का करे तो आप उसको रोहिंग्या कहोगे, आप घुसपैठिया करोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और पूर्वांचल के लोग इसका माकूल जवाब देगा, समय आने दीजिए आप। एक चीज़ और है जिसका आपने जिक्र किया, बेनिफिशरीज। हर बार हर इलेक्शन में ये मुद्दा होता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर बार ये मुद्दा उठता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली वालों से कि आप फिक्र मत करिए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो भी जो भी आपको फ्री सेवाएं मिल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। ठीक है। और नई नई जो बेनिफिशरीज बन रहे हैं, जैसे महिलाओं को बेनिफिशरीज बनाया गया है, इस बार तो ग्रंथियों को बनाया गया है, पुजारियों को बनाया गया है, सम्मान राशि देने की बात की गई है। तो ये सारी रेवड़ियां कहती है भारतीय जनता पार्टी इसको डायरेक्टली कि आप रेवड़ियां बांटते हैं, इससे लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी कह दिया दिल्ली वालों से कि हम अगर आएंगे तो आपका कोई भी रेवड़ियां बंद नहीं होंगी। क्या हाँ, ये बड़ा ही आश्चर्य है और बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। अब एक बात इनसे कोई पूछे और दिल्ली जनता पूछेगी कि हमारी तो दिल्ली में सरकार है, आधी पावर की सरकार है, बल्कि 1/4 कर दिया इन्होंने। दिल्ली में हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, बताएं किस राज्य में दे रहे हैं 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आपका जो स्टूडियो है नोएडा में है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके यहाँ बिना जनरेटर का स्टूडियो नहीं चलता होगा। दिल्ली में जनरेटर और लोगों के इन्वर्टर रखे रखे खराब हो गए। दिल्ली में हमने जो स्कूल बनाए इनके तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार अलग अलग राज्यों में है। बताइए एक भी राज्य जो दिल्ली जैसा सरकारी स्कूल बनाया हो, 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य बता दीजिए जहां दिल्ली जैसा मोहल्ला क्लिनिक में जांच इलाज दवाइयां मुफ्त मिलता हो। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, बताइए एक भी राज्य जहां महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त दे रहे हो। तुम 20 राज्यों में नहीं दे पा रहे तो दिल्ली में तुम कैसे दोगे? तुम ही कहते हो रेवड़ी है, हम कहते हैं रेवड़ी नहीं है, वेलफेयर स्कीम है और ये जनता को मिलनी चाहिए, ये जनता का अधिकार है। हमारी पंजाब में सरकार, हमने पंजाब में लोगों को बिजली मुफ्त कर दी, हमने पंजाब के लोगों को पानी मुफ्त कर दी, हमने पंजाब में स्कूल बना रहे हैं, हम पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। तुम्हारी 20 राज्यों में सरकार है, तुम बताओ एक राज्यों में बना पा रहे हो? तो ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये सब खत्म कर देंगे अगर ये आ गए, ये बिजली खत्म कर देंगे, ये पानी खत्म कर देंगे, स्कूल बर्बाद कर देंगे, अस्पताल बर्बाद कर देंगे, महिला को यात्रा रोक देंगे, किसी कहीं नहीं जाते, यहाँ भी नहीं खत्म कर देंगे। कोशिश उनकी यही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए नहीं भेजा, कोई बड़ा अपराध किया अरविंद केजरीवाल जी ने, जेल इसलिए भेजा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो और ये सारी सुविधाएं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरह से पैसा बांटते रहेंगे तो आप दिल्ली को खाली कर देंगे। कहाँ से आप 2100 रुपये लाएंगे हर महीने महिलाओं को देने के लिए? कहाँ से आप फ्री में यात्राएं कराएंगे? फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, सब फ्री में दे देंगे आप तो कैसे दिल्ली चलाएंगे? देखिए दिल्ली में सरकार हमारी है, दिल्ली में 10 साल सरकार हमारी है। जब हम कहते थे बिजली आधे देंगे तो कहते थे कहाँ से दोगे, पानी मुफ्त देंगे कहाँ से दोगे, नहीं दे पाओगे। हमने दिया और दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो सरप्लस स्टेट है, जो फायदे की सरकार है। तो कैसे हो रहा है? अरविंद केजरीवाल वित्तीय प्रबंधन को जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जानते हैं। हमने पैसे बचाए हैं, हमने पूल में पैसे बचा लिए भाई। 200 करोड़ का पुल हमने 150 करोड़ में बना लिया, वो जो पैसे बचे हमने यहाँ लगा दिए। तो हमने 30,000 करोड़ की बजट को हमने 74 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो अरविंद केजरीवाल ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके पैसे बचा करके अपनी जनता को दे रहे हैं। इतना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो करप्शन के चार्जेस में क्यों फंसे आम आदमी पार्टी? वो इसलिए फंसे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई करप्शन के खिलाफ रहा है।
अरविंद केजरीवाल के पूरा करियर देखिए, नौकरी छोड़ करके IRS की नौकरी में थे, नौकरी छोड़ करके उन्होंने झुग्गी में जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। तो अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार हैं, जनता जानती है। इनकी कोशिश थी कि इन पर बेईमानी चिपका दिया जाए, और इसीलिए ये तो अब मैं तो नहीं कह रहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ईडी जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, वो अरेस्ट ईडी एक पार्टी की तरह काम कर रही है, ईडी मॉन्स्टर हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो आपके पास पावर हो, किसी को आग उठा के बंद कर देगा, पावर है उसके पास, कोई भी आरोप लगा दे। ये आरोप साबित कब होगा? जब चार्जशीट हो जाएगी, चार्जशीट में बहस हो जाएगी। इन्होंने तो, कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अरेस्ट करना, ये तो संविधान का अपमान करना है, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते किसी को आप। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि किसी तरह से हम बेईमान साबित कर देंगे, तो हम तो आए ही कह देंगे ये भी हमारे साथ है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। कोशिश उनकी यही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि अगर मेरे पे बेईमानी का आरोप लगाया तो मैं मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देता हूं और जनता के बीच में जाऊंगा और जनता कहूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो वोट करना। ये एक पार्टी करके हिम्मत करके दिखा दे कि अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। एक मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत गर्माया, बटेंगे तो कटेंगे, उसका असर भी दिखा। अब दिल्ली में भी ऐसे कुछ पोस्टर्स नजर आ रहे हैं जिन पे नारा लिखा हुआ है। क्या आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ सकता है? बड़ा ही दुर्भाग्य है। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को कैसे बेहतर करेंगे उस पर बात कर रहे हैं। जनता कह रहे हैं वोट करो, अपनी काम की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम हर महिला को हर महीने 2100 रुपये देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम बुजुर्गों को हम एक मुफ्त इलाज कराएंगे, चाहे करोड़ों का इलाज क्यों ना कराना पड़े। अगर उनका बेटा उनको नहीं देखता तो अरविंद केजरीवाल बेटा बनकर इलाज कराएगा। अरविंद केजरीवाल ने तमाम, चाहे मंदिर की पुजारियों की हो, ग्रंथियों, तमाम घोषणाएं करी। भारतीय जनता पार्टी रोज कीचड़ उछालती है, अरविंद केजरीवाल को गाली देती है, फिर बटेंगे तो कटेंगे। तुम ये तो बताओ, तुम्हारी भी केंद्र में सरकार है। 10 साल से तुमने दिल्ली में 15वां तीसरा बार जनता ने मौका दिया है। दिल्ली में आधी सरकार तुम्हारी भी है, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास है। क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक हो गया? क्या दिल्ली में आज हर गली में नशा नहीं बिक रहा है? क्या दिल्ली में चाकू नहीं चल रही है? दिल्ली में गोलीबारी नहीं हो रही है? और अगर ये हो रही है, विफलता तुम्हारी है कि नहीं है? तो अगर तुम जनता के बीच में जाओगे, जनता पूछेगी कि ये जो हर तीसरे दिन कहीं मोटर की चोरी हो रही है, कहीं कार की चोरी हो रही है, कहीं बाइक की चोरी है, खुलेआम चाकू मारे जा रहे हैं, जहां गृह मंत्री रह रहे हैं उसके 12 किलोमीटर के अंदर में दर्जनों घटनाएं गोलीबारी की हुई हैं। और गृह मंत्री की जिम्मेदारी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। तो एक जिम्मेदारी जो थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उस पर बात नहीं करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये विफलता दर्शा, मतलब है कि ये नकारे लोग हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। तो दिल्ली की जनता इस बात को बेहतर जानती है। पहले भी जनता सबक सिखाई है, फिर देखिएगा पहले से ज्यादा मतों से आम आदमी पार्टी सीट जीत कर आएगी। आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी इस बार अपनी लिस्ट, मतलब चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ है उससे पहले अपनी तमाम लिस्ट जारी कर दी। काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े भी कर दिए हैं। लेकिन मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणाओं को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। नेता बयानबाजी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या रहेंगे मैनिफेस्टो में मुद्दे, इस पर अभी क्लियरली बात नहीं हुई है। तो क्या इससे अभी कुछ परहेज है? अभी कुछ हम तो यही हमारी मैनिफेस्टो जो अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 2100 रुपये हर महिला को महीने देंगे, ये हमारा घोषणा पत्र है। हम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम बुजुर्गों को इलाज मुफ्त कराएंगे, ये हमारी घोषणा है। पूर्ण राज्य की मांग, देखिए पूर्ण राज्य की मांग, ये दुर्भाग्य भी है कि हमें क्या, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लाठियां खाए थे इस बात को लेकर के। दिल्ली राज्य की परिकल्पना इसी बात को लेकर गई थी कि पूर्ण राज्य मिलेगा, दिल्ली जनता का भला होगा। आज मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सपने को ही कुचलने का काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश में किया है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आगे जब वो गृह मंत्री थे, और आज गृह मंत्री हैं कि जो भी पावर था उसको भी पूर्ण कर रहे हैं। तो ये तो ऑटोक्रेटिक लोग हैं, और इसकी बात को लेकर लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों को हम कह रहे हैं कि दिल्ली आज अगर पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली में इस तरह गोलियां नहीं चलती, आज दिल्ली में इस तरह चाकू नहीं चलते, दिल्ली में इस तरह से आज अलग अलग जगह पे नशे नहीं बिकते। मेरे ही क्षेत्र में जहांगीरपुरी है, कल रात में एक घर में आग लगा दिया, घरों के ताले तोड़ दिए, गाड़ियां लोगों को तोड़ दी, किसी को खौफ ही नहीं है। जैसे लगता है कि अपराध की राजधानी बन गई है ये। अगर पूर्ण राज्य होता तो गुंडा या ये जो लोग हैं, इस तरह के लोगों की हिम्मत नहीं होती है। और एलजी और सीएम के बीच रस्साकस्सी भी नहीं चलती शायद। हाँ, और जो एलजी कर रहे हैं, देखिए रस्म ये क्यों है, एक बात बताइए।
दिल्ली में जनता ने मुझे चुना। हम्म डेमोक्रेसी, जनतंत्र संविधान ये कहता है कि मुझे चुना तो मेरे पास पावर होना चाहिए ताकि मैंने जो वादा किया उस वादे को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ, चुनी हुई सरकार के पास पावर होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, रातों रात, चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में मेजोरिटी में कानून बना दिया कि जनता ने हमें चुना, पावर इनके पास होना चाहिए, तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा ना फिर। तब मैं कह रहा हूं ना, ये लोग संविधान के मानने वाले लोग नहीं है, ये जनतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है, और इनसे देश के जनतंत्र को भी, देश को संविधान को भी खतरा है। चलिए, ये तो डिबेटेबल टॉपिक है, खैर पूर्ण राज्य मिलना चाहिए कि नहीं, पर लेकिन क्योंकि एलजी की बात हुई, हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी ने 9 मंदिरों को तोड़ने का पास किया, क्या ऐसा कुछ हुआ? बड़ा ही आश्चर्य है, एलजी रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन हैं और मेंबर सारे अधिकारी हैं, जो अधिकारी की नियुक्ति भी और अधिकारी का ट्रांसफर भी, ये सारा पावर सर्विसेज का एलजी के पास है, और वो रिलीजियस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एलजी का साइन है कि मंदिर को तोड़ा जाए। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना सब मीटिंग दिखाई, किस तरह से आप सारे मंदिरों को, बौद्ध मठ को किस तरह से आप तोड़ रहे हैं, और आज इस पर भारतीय जनता पार्टी मौन है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए, ये जो नाटक आस्था का करते हैं, ये सब दिल्ली में आके एक्सपोज हो जाते हैं। तो दिल्ली में एक्सपोज हो गए हैं कि इनको आस्था से मतलब नहीं है, इनको सनातन धर्म से मतलब नहीं है, केवल अपने फायदे की राजनीति करनी है, और ये दिल्ली में आकर दिल्ली की जनता, सारी जनता ने देख लिया। क्या ये धर्म का टॉपिक हर तरफ से नहीं चल रहा है? क्योंकि ग्रंथियों और पुजारियों को एकदम चुनाव के नजदीक सम्मान राशि का ऐलान करना, क्या ये भी उसी कैटेगरी में नहीं मुझे आता? लगता है कि देखिए, 2 तरीके हैं, या तो वो पैसा हम अपने पॉकेट में रख लें, नेता खा लें, जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, या हम इसको जनता के बीच में, जो जिस तरह से हम स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में दें। अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा करी, मंदिर में जो पुजारी हैं या ग्रंथी हैं वो भी सेवादार हैं और उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा हम 18,000 की सैलरी देंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका स्वागत करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करने के बजाय अरविंद केजरीवाल को कोस रही है, तो एक्सपोज हो गए ना। पर टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहा है ना कि बिल्कुल चुनाव से पहले, और महिलाओं को भी 1100 रुपए की राशि अब दी जा रही है, और उनको इस तरह का कहा जा रहा है कि आप जब चुनाव हमें जिता देंगे तो 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। हमारी चुनावी घोषणा पत्र है भाई। हमने बिजली आधी कहा था, हमने मुफ्त दिया दिल्ली की जनता को। हमने कहा था पानी मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त दिया। हमने जो नहीं कहा था वो भी किया। महिलाओं की बसों यात्रा हमारा घोषणा पत्र नहीं था, हमने महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त दिया। हमने अस्पताल मुफ्त अच्छे बनाए, हमने स्कूलों अच्छा बनाया, मुफ्त दिया। तो जो हमारे पहले घोषणा से इम्प्लीमेंट किया, आगे चुनाव के हमारे घोषणा पत्र। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने पहले कर दिया। हाँ, हम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जीत कर आएंगे तो 2100 रुपये हर महिला को हर महीने मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, बुजुर्गों की मुफ्त इलाज, 60 साल ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी इनकम ब्रैकेट में हैं, उनका इलाज मुफ्त होगा। उन्होंने कहा कि पुजारी ग्रंथियों को पैसे दिए जाएंगे, और भी तमाम घोषणाएं उन्होंने की है। हम तो कह रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र है। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव में जब जीत आएंगे तब कहेंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल कहते भी हैं ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये बेनिफिट लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। तो हमारी चुनावी घोषणा पत्र है और हम चुनाव को इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। ये भी करें, इनको किसने रोका है? आप भी घोषणा करो, और आपके पे लोगों का भरोसा नहीं है, घोषणा करोगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। भाई आप ही करो, आप भी, जनता तय करेगी किसका मानना है, किसका नहीं मानना है। किसने रोका है आपको? आप तो करो, आप लूट कर खाओगे, जनता को नहीं दोगे। इस चुनाव में और भी पार्टियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दे रही है जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मुझे लगता है कि देखिए, ये सब लोग कोई जनता की भलाई की राजनीति नहीं करने आते। मुझे लगता है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ने आए, कुछ तो आरोप लगाएंगे ना। कैसे करने लड़ने आएंगे? क्या कहें हमने दिल्ली बदल दिया? क्या एजेंडा है इनका, बताइए। तो उधर भी धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, वो भी धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। और इन्हीं लोगों से देश का खतरा भी है। इन्हीं लोगों से देश को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बचाएगी। कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा भी रही है आम आदमी पार्टी। लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन क्यों दिल्ली में बात नहीं बनी? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा में जब हम लोग
साथ में या इंडिया अलायंस का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को, जनतंत्र को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। और ये कोई प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, ये प्रयोग पहले भी हो चुका है। इमरजेंसी के बाद सभी अपोजिशन पार्टी इकट्ठा हुई, क्योंकि बात उस समय संविधान की थी, जनतंत्र की थी। आज भी बात उसी संविधान जनतंत्र की है। तो फिर हम लोगों को अपने अपने एजेंडा से, अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके फैसला लेना पड़ेगा। जनतंत्र रहेगी तो चुनाव होंगे, संविधान बचेगी तो देश बचेगा। तो हम इकट्ठा थे। लेकिन हम ये मानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कहीं नहीं है, और दिल्ली में कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं करता। आप देखिए ना, 2013 में जो वोट थे वो 15 में नहीं रहे, जो 15 वोट थे वो 20 में नहीं रहे। लगातार वोट का ग्राफ पर ऐसा गिरता गया। कैसे होता है कि एक ही पार्टी जब आप उसके साथ सेंटर में मिलकर लड़ते हैं तो वो पार्टी आपके साथ लड़ने लायक हो जाती है, लेकिन जब आप स्टेट में लड़ते हैं तो वो उस लायक नहीं रह जाती है? देखिए, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं आप, इसी को जनतंत्र कहते हैं। जनतंत्र की खूबसूरती है कि जनतंत्र में आप असहमति की गुंजाइश होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेंड शुरू किया, असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो माई हो या हाई, या तो मेरे साथ रहो नहीं तो तुम देशद्रोही हो, तो तुम रोहिंग्या हो, तुम घुसपैठिया हो। इसी असहमति मुद्दों पे सहमति होनी चाहिए। संविधान की बात थी, जनतंत्र की बात थी, हमारी सहमति थी। लेकिन जब विकास की बात आती है तो कांग्रेस पे भरोसा नहीं है लोगों का। और देखिए ना, जहां जहां चुनाव लड़े बुरी तरह हारे, और दिल्ली में तो पहले से ही बुरी तरह हार रहे हैं। दिल्ली में कोई आधार ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करती है। अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानती है, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल दिया है, वो देश को एक तरह से उम्मीद दी है, और इसी उम्मीद पर दिल्ली की जनता और काम पर वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा चेहरा आपको लगता है जिसे सीएम पद का दावेदार होना चाहिए उनकी तरफ से? तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वो तय करें कि उनके पास है या नहीं है। हमें तो कोई नहीं दिखता। आखिरी सवाल मेरा, ईवीएम पे भरोसा है? क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार आती रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस बात को अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि ये ईवीएम नहीं, ये चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। जैसे क्या करते हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में इन्होंने क्या किया, लगभग 1 लाख वोट है वहाँ, 5-6% वोट काट दिया और 5-6% वोट बढ़ा दिया, तो 12% का हेर फेर हो गया ना। शाहदरा विधानसभा में हम पिछली बार लगभग 3000 वोट से जीते, तो वहाँ पर उन्होंने 11,000 वोट काट दिए, और कुछ वोट बना देंगे वहाँ पे। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट कर करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। पर दिल्ली में पकड़े गए। जब जब हमारे सामने चोरी करने की कोशिश करते हैं, हम रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। याद है चंडीगढ़, वोटों की चोरी कर रहे थे, कैमरे में पकड़े गए। यहाँ वोट काट रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको, हमने पकड़ लिया, हमने इलेक्शन कमीशन शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया है कार्रवाई करेंगे। तो ये चुनावी मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश को हमने दिल्ली में एक्सपोज किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि कार्रवाई करने को, उचित कार्रवाई करेगी, और इस पर पैनी नज़र बना के रखेगी, किसी का वोट नाजायज तरीके से ना काटा जाए। तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को? क्या नतीजे आने के बाद ये तो नहीं कहा जाएगा कि ऐसा किया वैसा किया? नहीं, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगी तो हम क्यों कहेंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा वोट काटे जा। हमने प्रूफ दिए थे ना भाई, एक ही व्यक्ति 11,000 वोट कैसे काट सकता है। इसके कानून है कि अगर आपको वोट कटाना है तो पहले एप्लीकेशन जाएगा, वेबसाइट पर डाला जाएंगे, सर्टेन टाइम पीरियड होगा क्लेम करने के लिए। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो आपके वोट काटे जाएंगे। ये कैसे? बीजेपी ऑफिस में वोट लिस्ट तैयार होगी, वो चला जाएगा चुनाव आयोग के पास, चुनाव वोट काट देगी, ऐसे कैसे होगा? देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, संविधान में जो प्रक्रिया है, जो कानून लिखा वही करोगे ना आप। तो अगर, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये एश्योर किया है कि इस तरह से वोट नहीं काटे जाएंगे, हम चुनाव फ्री एंड फेयर कराएंगे, मुझे पूरी विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन अपनी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेगी। और जब निर्वहन करेगी तो हम क्यों कहेंगे, वहाँ नहीं निर्वहन करेगी तो सवाल उठाएंगे। पिछले 10 साल से तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? क्या इस बार आपको लग रहा है कि सीटें ज़्यादा आने वाली हैं कि कम आने वाली? परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा दिख रहा है जब ग्राउंड पे देखा? मुझे ये लगता है कि ग्राउंड पे अचानक पिछले 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि प्रो कम्बेंसी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वो अरविंद केजरीवाल को गाली देकर चुनाव तो नहीं जीत सकते आप। आपको अपना अरविंद केजरीवाल से बेहतर मॉडल लेकर के आना पड़ेगा, तो वो बेहतर मॉडल ला नहीं सकते। तो इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी में लोग मानते हैं ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नैरेटिव है।
ना इन्होंने ऐसा कुछ क्रेडिबल काम किया है जिस पे लोग भरोसा करें। तो आप देखिएगा, मुझे लगता है कि हर साल का जो रिकॉर्ड है उसको 2025 तोड़ने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली वाले नेताजी के इस एपिसोड को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सभी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे चुनाव से पहले, आपको दिखाते रहेंगे। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए, और क्या आपके मुद्दे हैं जो आप अपने नेताजी के पास पहुंचाना चाहते हैं वो भी कॉमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव। बहुत धन्यवाद।